Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free. Only at learnohub.com. तो बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। हमें ये वर्ड्स को देख के अपने ब्लैंक्स को फिल करना है, राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ये बड़ी सी फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में हमने क्या किया, एक ही तरह के प्लांट्स उगा दिए, बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स, ठीक है। तो इनको एक साथ हम क्या वर्ड, इनको डिनोट किससे करेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्रॉप, राइट। और सेम वर्ड हमें दिया गया है, राइट। बी है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। अगर हम एक बड़ी सी फील्ड की बात करें, वहीं पर हम बात करते हैं एक छोटे से गमले की। घर में मतलब आपके घर में कोई गमला होगा जिसमें आपने कोई प्लांट लगाया होगा। आजकल ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाएं, राइट। जैसे मैंने पीछे पाम लगाया है, राइट, एक गमले में पाम लगाया है। तो इसी तरह अगर हम चाहे गमले की बात करें, चाहे हम एक बड़ी सी फील्ड की बात करें, तो हर एक में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कोई प्लांट लगाना है, कोई क्रॉप लगानी है, हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर करें। अगर सॉइल में हम उसको क्या करें, लूज करें, उसको टर्न करें। उसको टर्न और लूज करने से उसमें क्या होगा, उसमें हमारे वो तैयार होगी हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, राइट। सो यू विल राइट preparation, right, very simple. C part, damaged seeds would dash on the top of water. अगर हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सबसे पहला है हमें कि हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना है कि हम उसमें क्रॉप्स ग्रो कर सके, उसमें प्लो करना है, उसको लूज करना है, ठीक है। उससे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वीड्स हैं, उनको भी हटा देना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें क्रॉप ग्रो करनी है उसके हमने सीड्स लिए। अब हमें सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि जो हमने अच्छा सीड्स हैं, अच्छा ये सीड्स हैं, उठाए और हमने सॉइल में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है प्लांट्स अच्छे से ग्रो ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि कुछ जो सीड्स हैं वो डैमेज्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बोल लेते हैं, बोल में पानी डालते हैं और पानी में वो सीड्स डाल देते हैं। जो सीड्स फ्लोट करते हैं ऊपर, मतलब कि वो हॉलो हैं, अंदर से खाली हैं, जिसकी वजह से वो लाइट है, राइट, और वो फ्लोट कर रहे हैं, वो डैमेज्ड है। जो सीड्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो सीड्स हैवी हैं और वो हेल्दी हैं, राइट। तो हमने अपना वर्ड ले लिया फ्लोट। सो डैमेज्ड सीड्स वुड float on top of water, right, simple. For growing a crop, sufficient sunlight and dash for the soil are essential. तो एक तो हमें चाहिए sufficient sunlight, राइट। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था क्लास 7 में, राइट। तो हमने पढ़ा था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। उसी तरह उसे लाइट भी चाहिए और उसको क्या चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, ठीक है। अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो हमें पानी भी चाहिए और हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्रॉप प्लांट टू ग्रो, right. I hope these are clear to everybody. Let's move on to our next question. अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। मैच द कॉलम
मैच द आइटम्स इन द कॉलम ए विद दैट ऑफ द कॉलम बी। तो ए में हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारे कॉलम बी में किसके साथ मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैं खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब कि उन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, इसीलिए रेनी सीजन में ग्रो करने का मतलब तो यही है, राइट। तो वो क्रॉप्स कौन सी हैं? उनमें वो कौन सी हैं? वो हैं पैडी एंड मेज। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें से कोई भी नहीं सूटेबल है, डी या ई में से कोई एक हो सकता है। तो पैडी एंड मेज आर खारिफ क्रॉप्स। देन कमिंग ऑन टू राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स वो हैं जिनकी टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, इसलिए हम राबी क्रॉप्स को कब ग्रो करते हैं? विंटर्स में, राइट। फॉर एग्जाम्पल वीट, ओके। देन कमिंग ऑन टू थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फूड होते हैं केटल के लिए? ऑब्वियसली नॉट, हम अपनी केटल को केमिकल्स तो देंगे नहीं, राइट। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो यस, दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर मेड इन फैक्ट्रीज, राइट। देन कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर से वेरी सिंपल, animal excreta, cow dung, urine and plant waste, all these contribute to organic manures। ये सारी चीज़ें जब डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, जो काउ डंग है वो भी, एनिमल एक्सक्रीटा भी है, यूरिन और जितना भी प्लांट का वेस्ट है वो हम सारा का सारा यूज़ करते हैं एज ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। तो आई होप दीज आर क्लियर टू एवरीबडी। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम ऑफ योर चैप्टर ना, इसका मतलब है कि आपको उस चैप्टर की बहुत 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 अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप सबसे पहले एक छोटा सा रिविजन करेंगे। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, राइट। सो रेनी सीजन में हम ग्रो करें, जैसे कि हम जून में इनको बीज बोएंगे और इनको ऑलमोस्ट अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हम इनको कट कर लेंगे, राइट। ये हुई हमारी खारिफ क्रॉप्स। उसके बाद राबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम कब सो करते हैं? जिनको हम विंटर सीजन में सो करते हैं, राइट। तो विंटर सीजन में मतलब कि हमने इनको नवंबर दिसंबर में बोया और हमने मार्च में ये फसल काट ली, राइट। अब हमें देने हैं दो एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप्स के। तो वो क्रॉप्स जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें सबसे पहले जो हम सबके दिमाग में आता है वो है पैडी, राइट। उसके बाद है मेज़। तो मैंने ये 2 क्रॉप्स लिखी है, आपको कोई और ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू राबी क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जिनको कम टेम्परेचर में ग्रो करना होता है, जैसे कि ग्राम, राइट। ग्राम हो गया, वीट हो गया, ये क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी कौन सी क्रॉप्स? ये होती हैं हमारी राबी क्रॉप्स, राइट। बहुत ही सिंपल है, बट आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो खारिफ और राबी क्रॉप्स में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली कि कौन सी रेनी सीजन में है, कौन सी विंटर सीजन में है और किसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहली बात कि अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहिए कब कौन सी फसल काट रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और दूसरी चीज़, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, राइट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें चार टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं डिपेंडिंग ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। और आई नो आपकी अंडरस्टैंडिंग इन 4 टॉपिक्स को लेके बहुत अच्छी है, और अगर कहीं भी डाउट है तो वो आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हमारे पास मान लो एक क्रॉप फील्ड है या हमारे पास एक छोटा सा गमला है, किसी में भी अगर हमें प्लांट ग्रो करना है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा सॉइल प्रिपरेशन। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा सॉइल को प्रिपेयर करना, राइट। सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब सॉइल को टर्न करना, सॉइल को लूज करना। अब सॉइल को टर्न करना और लूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मान लो एक आपके पास गमला है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, ठीक है, उसमें मिट्टी भर दो। अब उसको 15-20 दिन के लिए ना ऐसे ही छोड़ दो बाहर,
ठीक है। आपने उसमें ना पानी देना है, ना आपने उसको बिल्कुल भी टर्न करना है, कुछ नहीं करना है। तो आप देखोगे वो एकदम ऐसे ना पत्थर जैसी हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अगर उस पत्थर जैसी सॉइल में हम कोई सीड डालेंगे तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम इंटैक्ट है, राइट। उसमें ना पानी है, ना न्यूट्रिएंट्स है, ना वो लूज है ताकि प्लांट्स उसमें ब्रीद कर पाए, राइट। प्लांट्स की रूट्स जो है वो उनमें पेनिट्रेट कर पाए। तो इसलिए टर्निंग एंड लूज करना सॉइल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात कि ये टर्न और लूज करना क्यों है? ताकि जो हमारी रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट हो सके उस सॉइल के अंदर, राइट। दूसरी चीज़, उसी सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ अर्थ वॉर्म्स होते हैं, और ये अर्थ वॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, राइट, या फार्मर्स फ्रेंड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जो फार्मर्स फ्रेंड्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि एक बार आपने सॉइल को लूज कर दिया, ठीक है, अब ये खुद से मूव करते रहेंगे, अर्थवॉर्म्स मूव करेंगे, तो उनके मूव करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारी जो सॉइल है वो टर्न होती रहेगी, राइट। तो मतलब कि जो भी नीचे दबे हुए, अब हमारी सॉइल में भी लेयर्स होती हैं, है ना। अब हो सकता है कि हमारी रूट सिर्फ यहाँ तक आ पाई, लेकिन जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ थे, अब यहाँ तो वो पहुँच ही नहीं पाया। तो यहाँ पर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि अर्थ वॉर्म्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो मूव करते रहेंगे। तो ये सॉइल जो है ये अपसाइड डाउन टर्न होती रहेगी, आराम से टर्न होती रहेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, और वो हमारे प्लांट की रूट्स को अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। वैसे ही माइक्रोब्स, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया होते हैं जिसकी राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि जो राइजोबियम है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ऑब्वियसली अगर इन ऑर्गेनिजम्स को भी अगर सॉइल में सरवाइव करना है तो लूज होनी चाहिए एयर प्रॉपरली हमारी सॉइल में जाए, ताकि ये ऑर्गेनिजम्स भी सरवाइव कर पाए, ब्रीथ कर पाए, और इन टर्न इन प्लांट्स को हेल्प कर पाए ग्रो करने में, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की जो हमें इस स्टेज पे बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि प्लो है, ठीक है। एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राइट। इसके ऐसे मतलब दांत से होते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, मिट्टी में ये चलता है ना, तो ये सॉइल को उखाड़ता हुआ चलता है, मतलब जैसे जो पत्थर से बन गई होती है ना, उसको उखाड़ता हुआ चलता है, उसको लूज करता हुआ चलता है, राइट। और वैसे ही हो भी एक ऐसा ही एक इक्विपमेंट है। एक है कल्टीवेटर, ये है ट्रैक्टर ड्रिवन मेथड है। ये आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो ये ट्रैक्टर के साथ एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, आयरन का स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, और इसके बहुत ही तीखे से दांत होते हैं। जब ये आगे को मूव करता रहता है तो आप ये देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो है सॉइल का, तो ये क्या होता जा रहा है? ये लूज होता जा रहा है, ये सॉइल जो है वो लूज होती जा रही है, ठीक है। तो यही काम है इन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का। तो आई होप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, राइट। दूसरी बात है कि कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारी सॉइल लूज हो सके और टर्न हो सके। अब लूज और टर्न की हमें क्या ज़रूरत है, राइट। तो लूज और टर्न की ये ज़रूरत है ताकि हमारे जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट हो पाए। वो डीपली पेनिट्रेट हो पाएंगी तो हमारे जो अर्थ वॉर्म्स हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, वो अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे। अगर वो ब्रीद कर पाएंगे तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स को शफल करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, राइट। तो बस यही चीज़ें हमें लिखनी है। और क्योंकि हमें इस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आपको बुकिश लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बी पार्ट है सोइंग। तो जब हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि डैमेज्ड सीड्स कौन से हैं और हेल्दी सीड्स कौन से हैं। तो सोइंग का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि हमें हेल्दी और डैमेज्ड सीड्स में फ़र्क
पता होना चाहिए और हमें उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, राइट। हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए, तो हम उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हमने बोल लिया, बोल में डाला हमने खूब सारा पानी और इसमें डाल दिए हमने अपने छोटे 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 सीड्स। तो वो सीड्स जो नीचे सेटल डाउन हो गए वो तो हेल्दी हैं क्योंकि वो इंटैक्ट है, वो टाइट है और वो हैवी है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो गए। वहीं पर वो सीड्स जो पानी में ऊपर फ्लोट करने लगे, इसका मतलब वो अंदर से कहीं ना कहीं हॉलो हैं, उनको इंसेक्ट्स ने खाया हुआ है, तो वो अंदर से हॉलो हो गए हैं तो लाइट हो गए हैं, मतलब कि उनका इंटरनल जो जर्मिनेशन वाला स्ट्रक्चर हो सकता है वही खा लिया हो, तो इसका मतलब कि वो अब गुड क्वालिटी नहीं है, वो अब डैमेज्ड सीड्स हो गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स लेने हैं। सेकंड है, एक बार हमने ये सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद अब हमें इनको सो करना है। तो सो करने के लिए पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, जैसे कि हल चलता था, ये हमारी एक फील्ड है, इसमें ये हल चल रहा है, वो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हुआ चल रहा है, पीछे से फार्मर जो है वो सीड डालता जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ऐसा हो सकता, मतलब ऐसा किया जाता था, ट्रेडिशनल मेथड है। तो अब हो सकता है कि जब वो फार्मर सीड्स डाल रहा है ना, तो एक ही जगह पर सॉइल में यहीं पर 2-3 सीड्स गिर गए। अब अगर 2-3 सीड्स गिरेंगे तो क्या होगा, इन्हीं 3 प्लांट्स के बीच फाइट होगी ना कि ये स्पेस मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मुझे ग्रो करना है, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन 3 प्लांट्स एक जगह जब ग्रो करेंगे तो क्या वो अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपस में लड़ते ही रहेंगे। जैसे मान लो आप एक टेबल पे बैठे हो, एक बेंच पे बैठे हो स्कूल में, और उस बेंच में 2 बच्चों के बैठने की जगह है और वहाँ पर अब टीचर ने 4 बच्चों को बिठा दिया। अब क्या होगा, पहले तो जो इधर होगा वो इधर को गिरता रहेगा, जो उधर होगा वो उधर को गिरता रहेगा, राइट, क्योंकि बीच वाले 2 भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, उनको भी जगह चाहिए बैठने के लिए, राइट। अब सबको क्लास में कॉन्सेंट्रेट भी करना है कि टीचर पढ़ा क्या रही है, राइट। तो अब उनमें ये भी लड़ाई होगी कि मुझे लिखना है, अब जो टीचर ने लिखा है मुझे भी लिखना है, तो सबको लिखने के लिए भी स्पेस चाहिए, राइट। अब गर्मी बहुत है तो पास पास बैठेंगे तो गर्मी बहुत लगेगी, पंखे की हवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपस में ही 4 कंपटीशन करते रह जाएंगे और कोई भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो सेम इन सीड्स के साथ होगा, ये 3 आपस में ही लड़ते रह जाएंगे कि मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इस कंपटीशन में, इस लड़ाई में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे अब सीड ड्रिल मेथड अब यूज़ होता है, जो एक ट्रैक्टर ड्रिवन मेथड है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी क्रॉप फील्ड है, अब यहाँ पर ट्रैक्टर मूव करता जाएगा और ट्रैक्टर के मूव करते करते एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी और इसी ट्रैक्टर में जो है एक सिस्टम होता है जहाँ पर सीड्स डाल दिए जाते हैं और ये सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे और एक अप्रोप्रिएट डेप्थ पे ये सीड्स जो हैं वो सो किए जाते हैं। मतलब यहाँ सीड गिरा, अब सीड गिर गया, अब ऐसा है कि सीड को हम ऐसे एक्सपोज भी नहीं होने दे सकते एयर में, राइट, हमें उसको मिट्टी में तो दबाना पड़ेगा ना, एक प्रॉपर डेप्थ तो देनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर डेप्थ नहीं दोगे तो क्या होगा, बर्ड्स आएंगे, वो देखेंगे अच्छा सीड मेरा खाना, वो चले जाएंगे लेके, ऐसा ही होगा। तो अगर सीड ही नहीं रहा तो हमारी प्लांट्स कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, राइट। और अगर वो प्रॉपर डेप्थ पे, अगर वो बहुत नीचे चला गया तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत ऊपर होगा तो उसको इंसेक्ट्स ही, बर्ड्स ही खा जाएंगे, राइट। तो उसको एक प्रॉपर डेप्थ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगाओ ताकि हर एक प्लांट को अपना एक स्पेस मिले, अब सनलाइट प्रॉपर मिले, वाटर प्रॉपर मिले, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले, right. So this is all about sowing. So I know now you will be able to write this answer in very nice manner, right. तो हमें sowing के अब सारे concepts clear हो चुके हैं। अब हम अपना next part देखते हैं, C part। अब हमारा C पार्ट है वीडिंग। वीडिंग का मतलब, तो पहले अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड लें, वीड, वीड होता क्या है, वीड बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, राइट। अनवांटेड या फिर यू कैन से अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं और इनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। सो द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, वीडिंग, राइट। ये जो वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अब अगर ये हमारी क्रॉप प्लांट है, यहाँ पर हमारा एक प्लांट ग्रो किया है, राइट, ये प्लांट है, इसके साथ ये छोटा सा एक वीड, एक और क्रॉप ग्रो, एक और प्लांट ग्रो हो जाएगा, लेकिन वो हमारा क्रॉप प्लांट नहीं है,
राइट। वो एक अनवांटेड प्लांट है इस टाइम हमारी फील्ड में। तो अब हम उसको वीड क्यों बोल रहे हैं? हम उसको वीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब यही जो वीड है ना, ये जो वीड है ये हमारे इस क्रॉप प्लांट के साथ compete करेगा। वही बात है कि एक जगह 3 सीड्स गिर गए तो तीनों आपस में compete करेंगे सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के लिए। वैसे ही ये वीड हमारे क्रॉप प्लांट के साथ compete करेगा कि मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इस लड़ाई के चक्कर में हो सकता है कि वीड ज़्यादा ले जाए, हो सकता है कि दोनों को बराबर तो मिले लेकिन सफिशिएंट ना मिले, राइट। तो उसमें हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो सफ़र करेगी, तो हमें अच्छी क्रॉप यील्ड मिलेगी ही नहीं। तो वीड्स विल compete with the crop plant for water, nutrients and sunlight etc. ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद ये अफेक्ट करेगा हमारे क्रॉप प्लांट्स को, हमारी क्रॉप यील्ड को, राइट। अब ये हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करेगा। अब मान लो कि हमारे क्रॉप्स तो ग्रो हो गई हैं, अब वहाँ पर वीड्स भी हैं, हमने फसल तो काट दी। अब क्या होगा कि फसल काट दी, अब अलग अलग करना पड़ेगा। अब एक बार काट दिया, अब हमें अलग करना पड़ेगा। वीड को अलग करो, अपनी क्रॉप प्लांट जो हमें चाहिए, प्लांट क्रॉप्स चाहिए उसको अलग करो, राइट। तो इट विल इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। देन अब मान लो कि हम अलग, कोई ऐसा है जो हमने अलग नहीं किया, कुछ चीज़ें रह गई, कुछ वीड्स रह गए। तो कुछ वीड्स जो होते हैं दे आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो हो सकता है कि अच्छा अब ये सीड्स थे, ये तो हमने निकाले, बाकी का जो बचा वो अब हम अपनी कैटल को डालेंगे। हो सकता है कि उसके साथ वीड्स भी चले जाएं, और वो वीड्स जो कि हमारे कैटल के लिए क्या हो, पॉइजनस हो, तो उससे हमारे एनिमल्स को क्या होगा, एनिमल्स को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड समटाइम्स दीज वीड्स आर सो पॉइजनस दैट दे कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने वीड्स को बहुत केयरफुली सेपरेट कर देना है अपने क्रॉप प्लांट से, राइट। उसके बाद हमें इनको कब हटाना है, हमें इनको हटा देना है इससे पहले कि फ्लावरिंग हो, हमें इनको रिमूव कर देना है, राइट। हमें फ्लावरिंग होने ही नहीं देनी है इन वीड्स में। तो उसके लिए बहुत सारे रिमूवल मेथड्स हैं, जैसे कि खुरपी है, एक सिक्कल जैसी चीज़ होती है, उससे खोदा मिट्टी में से और वीड को निकाल के बाहर फेंक दिया, राइट, उसको जड़ से ही निकाल दिया। दूसरा है टिलिंग। जब हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास एक स्टेप होता है टिलिंग, प्लोइंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब ज़मीन को खोद रहे हैं ना, तो उसमें जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, रूट से ही निकल जाते हैं। तो अब वो क्या होगा, वो गिर तो वहीं जाएंगे, वहीं पर क्रॉप फील्ड में डिके हो जाएंगे। जो उनके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे क्रॉप फील्ड में चले जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप प्लांट को अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आर बेसिकली व्हाट दे आर द केमिकल्स। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको इस क्लास में कोई भी पूछे कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ वीडीसाइड, तो आप बोलेंगे 2,4-D। ये एक ऐसा वीडीसाइड है जो कि क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो वीडीसाइड्स होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, वो सिर्फ वीड्स को ही रिमूव करते हैं, ठीक है। I hope this is clear. This was very simple. We have discussed each and every point of our topic weeding, right? तो चलिए अब D part देखते हैं। Now coming on to our D part, threshing. Threshing क्या है? Threshing basically एक process है जिसमें हम चाफ को remove करते हैं from crop, ठीक है। अब ये हमारी देखो नीचे हमारी एक क्रॉप फील्ड है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी क्रॉप्स जो है मेच्योर हो चुकी हैं, अब हमें इन्हें काटना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग सीजन हमारा आ गया, हमने ये काट दी। अब ऐसा नहीं है कि हमें ये पूरा का पूरा ये जो एक एक डंडी है पूरी चाहिए, नहीं, हमें इसमें से हो सकता है सिर्फ सीड ही चाहिए हो। तो अब हम क्या करेंगे, सीड को रिमूव कर देंगे, ठीक है, सीड को ले लेंगे और जो चाफ है, जो अनवांटेड हमारा अब पार्ट बचा है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। सो दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम आर क्रॉप इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग, राइट। इसमें एक तो ये मशीन से भी होता है, कंबाइन मशीन, दिस इज अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसमें क्या होता है कि ये इसको हार्वेस्ट भी कर रही है और इसको सीड, मतलब जो हमारा डिज़ायरेबल पार्ट है क्रॉप का, उसको अनवांटेड से भी सेपरेट कर रही है, राइट। उसके बाद दिस इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक लेडी है, उन्होंने मतलब एक बर्तन सा पकड़ के रखा है जिसमें
मतलब ऐसे उठा के रखा है और उसमें हवा से क्या हो रहा है, जो चाफ है, जो लाइटर पार्टिकल है प्लांट के, वो उड़ जा रहे हैं और जो सीड्स, जो हैवी पार्टिकल हैं, वो वहीं पर रह रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंड. ठीक है, ये चाफ को रिमूव करता है फ्रॉम क्रॉप. राइट तो बहुत ही सिंपल था थ्रेशिंग भी. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स. तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंसेस क्या हैं. सबसे पहली चीज, फर्टिलाइजर्स जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, ये केमिकल से बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं. राइट और जहां पर हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ये वो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि प्लांट है, एनिमल वेस्ट है, हम इससे मैन्योर्स बनते हैं. हम इनको केमिकल्स से नहीं बनाते, ये नेचुरली बनते हैं. राइट फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्योर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट. राइट बहुत ही सिंपल. फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं. वहीं पर अगर हम मैन्योर्स की बात करें, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट वेस्ट से, वेजिटेबल पील से, एनिमल वेस्ट से, इन सब से बनते हैं और ये नेचुरली डीकम्पोज होते हैं. राइट उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते. ह्यूमस क्या होता है, ये एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस होता है. ठीक है, ऐसे मिट्टी जैसा हमें लगता है सॉइल में. ठीक है, ये होता है, इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. लेकिन फर्टिलाइजर्स हमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं. वहीं पर अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो ये सॉइल में ह्यूमस देते हैं और इस ह्यूमस से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. राइट फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की. तो फर्टिलाइजर्स दे आर वेरी वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. राइट हमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट चाहिए हम उसको फर्टिलाइजर के थ्रू दे सकते हैं अपने क्रॉप प्लांट्स को. वहीं पर अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स जो होते हैं वो थोड़े कम, उनमें थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे आर लिटिल लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू आवर फर्टिलाइजर्स. राइट ये हो गया. उसके बाद अगर हम एक क्रॉप फील्ड है हमारी, अगर हम उसमें फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारी सॉइल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स करता है. वो हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है. क्या बनाता है, इनफर्टाइल. राइट वहीं पर अगर हम बात करें मैन्योर्स की तो लॉन्ग टर्म यूजेज करें अगर हम फर्टिलाइजर्स की तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. Okay, so I hope these differences are clear to everybody. Okay, let's move on to our next question. Let's move on to our question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. तो irrigation क्या है? irrigation मतलब अब हमने पढ़ा कि soil prepare की, seeds grow किए. ठीक है, हमें उन seeds को पानी भी देना पड़ेगा. हो सकता है कि रेनी सीजन में नहीं ग्रो की गई हो, या हो सकता है कि इनफ रेन्स ही नहीं हुई हो तो उन क्रॉप्स को वाटर मिला ही नहीं हो. तो हमें टाइम टू टाइम उनको इरिगेट करना पड़ता है, मतलब हमें उनको पानी देना पड़ता है. सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इरिगेशन. राइट अब हमें कोई दो मेथड्स ऐसे बताने हैं जो सॉइल, जो पानी कंजर्व करते हैं. हम पानी तो दे रहे हैं प्लांट्स को लेकिन फिर भी हमारे जो पानी है वो कंजर्व हो रहा है. ठीक है, तो उसमें जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे जैसे ढेल की था. राइट वाटर पंप मेथड्स थे. तो उनमें क्या होता था कि जैसे या तो एक कुएं से पानी निकाला और उसको पूरी बाल्टी फेंक दी और वो सीधे क्रॉप प्लांट्स के मतलब फील्ड तक चला गया वो पानी. लेकिन उसमें क्या है, अब बीच में तो मिट्टी भी है. राइट ऐसा तो है नहीं कोई पक्का सा वो रास्ता बनाए कि वहीं से जाएगी. वो एक ट्रेडिशनल मेथड था. तो आधा तो पानी इधर उधर ही वेस्ट हो जाएगा. राइट तो क्रॉप्स को प्रॉपर्ली पानी भी नहीं मिलेगा और वेस्ट भी हो जाएगा. वहीं पर अब क्या है, अब नए नए मेथड्स इन्वेंट हुए हैं. जैसे दो हैं हमारे पास. पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंकलर है. राइट उसमें क्या है, वो एक छोटे छोटे परपेंडिकुलर पाइप्स लगी हुई हैं और एक नोजल है. ठीक है, एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है. राइट अब यहाँ पर ना नोजल होती है, छोटे छोटे पोर्स जैसे होते हैं और ये मेन पाइपलाइन से इसको अटैच कर दिया जाता है. आपने देखा होगा बड़े बड़े लॉन्स में यही स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है. तो ये परपेंडिकुलर पाइप से
कनेक्ट कर दिए जाते हैं बहुत सारे स्प्रिंकलर्स, राइट। और ये क्या करते हैं, ये घूमते हैं, ये रोटेटिंग होते हैं, तो ये घूमते हैं और ये क्या करते हैं, ये हर तरफ को पानी स्प्रे करते हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो ये पानी हर तरफ को ये घूमते जाते हैं और पानी स्प्रे होता जाता है, right? So this is sprinkler system. So there are perpendicular pipelines and there are rotating nozzles on the top. तो ये मेन पाइपलाइन से हम इनको अटैच करके रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी क्रॉप्स को, अपनी फील्ड को पानी दे सकते हैं, राइट। तो एज कम्पेयर टू आर ट्रेडिशनल मेथड, इस सिस्टम में हम पानी कंजर्व कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम जो पानी दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी जगह पर दे रहे हैं जहां हमें रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद एक सिस्टम आया ड्रिप सिस्टम, राइट। स्प्रिंकलर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ड्रिप सिस्टम, डी फॉर ड्रिप एंड डी फॉर ड्रॉप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी एक लाइन है जहाँ पर हमने बड़े सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं। अब हमें इनको वाटर करना है, तो अगर इनको वाटर करना है तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि हमारी एक पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के से हमने क्या किया होता है, कुछ ना नोजल्स अटैच की होती हैं, ठीक है। ऐसे जगह जगह पर जहाँ पर हमारा प्लांट की रूट्स आएंगी वहीं पर हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी ओपनिंग्स दे रखी हैं। वहाँ पर क्या होता है कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब ये रूट्स हैं इस प्लांट की, ठीक है, ये इस प्लांट की रूट्स हैं, ये इस प्लांट की हैं, ये इस प्लांट की है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे पानी गिर रहा है और ये पानी क्या हो रहा है, डायरेक्टली रूट्स के पास गिरा है और रूट्स इस पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो सोचो कितना वाटर कंजर्वेशन हो सकता है अगर हम ड्रिप सिस्टम यूज़ करें, राइट। तो ड्रिप सिस्टम में हम मोस्टली जैसे कि हमारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं या गार्डन्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, उनको हम ड्रिप सिस्टम से हम उनको पानी दे सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, राइट। इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है पानी की, मतलब जहाँ पर हमारे प्लांट की रूट्स हैं वहीं पर हमने क्या करना है, पानी देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देना है, कोई वेस्टेज नहीं होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो हम इनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। इनको यूज़ करने की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बहुत ही प्रॉपर सेटअप चाहिए और वो सेटअप जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, जो हर कोई नहीं प्लांट कर सकता, राइट। तो इसलिए सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है इन मेथड्स की कि ये थोड़े से कॉस्टली है, राइट। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ व्हीट इज सोन इन खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो सबसे पहली बात कि हमने जब खारिफ क्रॉप्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 या 3 भी कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो व्हीट होती है ना वो एक राबी क्रॉप है। 2 और 3 सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था, राइट। ये राबी क्रॉप है, मतलब हम इसको ग्रो करते हैं विंटर सीजन में। अगर आप इसी क्रॉप को ग्रो कर दो खारिफ सीजन में, मतलब एक ऐसे सीजन में जब बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, तो क्या होगा, इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो ऑब्वियसली ये ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो इसको टेम्परेचर कम चाहिए, ऊपर से इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, राइट। सो ये जो क्रॉप है ये या तो ग्रो नहीं कर पाएगी या एक्सेसिव रेन से ये पूरी की पूरी क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। बहुत ही सिंपल था, खारिफ क्रॉप को आप राबी सीजन में नहीं ग्रो कर सकते और राबी क्रॉप को आप खारिफ सीजन में नहीं ग्रो कर सकते, राइट, क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशंस भी हमें कम चाहिए, हमें थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए और पानी भी हमें कम चाहिए। ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और अब आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ अ क्रॉप इन अ फील्ड। तो अब मान लो कि हमारे पास एक फील्ड है और अब हम एक के बाद एक इसने क्रॉप्स ग्रो किए ही जा रहे हैं, तो इससे हमारी सॉइल कैसे अफेक्ट होती है। तो देखो हमारी ये सॉइल है, ठीक है, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, लिमिटेड वाटर है, तो हमें हर एक प्लांट अगर हमें ग्रो करना है तो क्या होगा, वो इसी सॉइल से पानी लेगा, इसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा। अब अगर हम एक के बाद एक क्रॉप जो है उसको ग्रो करते जाएंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। अगर ये अंडरग्राउंड मतलब जहाँ से भी पानी ले रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो
ये जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजरली असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, वो खत्म हो जाएंगे। ये सॉइल जो है इट विल बी पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स, राइट, और ये लेस फर्टाइल हो जाएगी। और अगर हमें रिप्लेनिश करना है इन न्यूट्रिएंट्स को तो हमें मैन्योर्स डालने पड़ेंगे और हमें थोड़ी सी ब्रेक देनी पड़ेगी इस सॉइल को। वी नीड टू गिव अ गैप बिटवीन द क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ क्रॉप यील्ड, ताकि उस क्रॉप को टाइम मिले अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का। तो उसके लिए बेस्ट है फर्टिलाइजर, तो ऑब्वियसली वो सॉइल को बहुत इनफर्टाइल कर देते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड मैन्योर्स टू दिस सॉइल, राइट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगेन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो वीड्स क्या हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने वीडिंग में हमने पढ़ा था वीड्स क्या हैं, दीज आर द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट दैट वी डू नॉट नीड इन आवर क्रॉप फील्ड, ठीक है। क्रॉप फील्ड में हमें कोई भी, सिर्फ क्रॉप प्लांट के सिवा कोई भी और क्रॉप अगर प्लांट वहाँ पर उग जाता है तो वो हमारे लिए एक वीड ही होता है, राइट। अब हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय रिमूविंग देम। रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हमें उसको टिलिंग करनी है, हमने उसको उखाड़ देना है, अपरूट कर देना है। इससे पहले कि हम सीड्स को सो करें हमने सबसे पहले वीड्स को अपरूट कर देना है, राइट। दूसरा है हमने वीडिसाइड्स डाल देने हैं। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा, 2,4-D, विच इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ केमिकल, राइट। तो हमने वीडिसाइड्स डाल देने हैं। तीसरा है खुरपी से, मतलब हमने उनको मैनुअली काट देना है, राइट। उसके बाद है हमने मैनुअली काटना है, कब काटना है, बिफोर दे फ्लावर, ठीक है। फ्लावरिंग से पहले हमने इन वीड्स को रिमूव कर देना है अपने क्रॉप फील्ड से, राइट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, क्योंकि हमने वीडिंग में भी बहुत अच्छे से वीड्स को और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप इस क्वेश्चन में डिस्कस करने के बाद और ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें अगर शुगर केन की क्रॉप उगानी है तो हमें बताना है कि हम इनमें से ये स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करेंगे, बट किस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी प्लांट ग्रो करना है तो सबसे पहली चीज़ जो है जो हम करेंगे वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, सॉइल को प्लो करेंगे ताकि उसमें एयर जा सके, हमारी रूट्स ब्रीद कर सके, वहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं वो अच्छे से मूव कर सके, ताकि हमारी सॉइल जो है वो टर्न हो, लूज हो, हमारे न्यूट्रिएंट्स की शफलिंग हो, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग में सबसे पहले हम गुड क्वालिटी सीड्स देखेंगे, उनको सेपरेट करेंगे डैमेज्ड सीड से, और फिर उन सीड्स को हम सो करेंगे, राइट। उसके बाद हम करेंगे मैन्योरिंग। उसके बाद हम उस फील्ड में डालेंगे मैन्योर्स। मैन्योर्स में क्या होगा, बेसिकली ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम करेंगे अपनी फील्ड को इरिगेट, हम वाटर करेंगे, हम पानी देंगे अपनी सॉइल को, राइट। सो दैट इज़ इरिगेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, हमारी जो फसल है अब वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, अब हम उसको काटेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्रॉप को कहाँ भेज देंगे, शुगर फैक्ट्री में, कि जाओ शुगर केन ले जाओ और अब शुगर बनाओ, ठीक है, और जूस पियो, राइट। शुगर केन का जूस पियो, बहुत हेल्दी होता है, राइट। सो आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू एवरीबडी। हमने इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर किए हैं कि ये क्वेश्चन मुझे पता है कि हर बच्चे के फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। कोई भी आपसे सीक्वेंस पूछ ले आप यूं आंसर कर दोगे फटाफट से, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वर्ड पजल है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो डाउन प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो अब पहले हमें जो नीचे को चीज़ें हैं, नीचे को बॉक्सेस हैं, उनको फिल करना है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो मतलब अगर हम अपनी क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट
इरिगेशन, राइट। आई हमें हिंट दिया हुआ था तो हमें पता है कि ये क्या होगा, इरिगेशन, राइट। सेकंड है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो अगर हमने हार्वेस्ट कर ली, अब एकदम तो वो जाएंगी नहीं कंज्यूमर तक, राइट। अभी हमें वो क्या करनी पड़ेंगी, हमें स्टोर करनी पड़ेंगी प्रॉपर कंडीशंस में ताकि वो खराब ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज, राइट। बहुत ही सिंपल है और वैसे भी हमें वर्ड्स, हमें हिंट्स दिए गए हैं, लेटर्स हमें हिंट्स भी दिए गए हैं। Then certain plants of the same kind grown on a large scale, तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्रॉप। जो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक यही किया था, राइट। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम अपने साइड वाले देखते हैं कि उनमें क्या होगा। अब है हमारे क्रॉस वाले, तो उसमें है फर्स्ट है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। एक ऐसी मशीन जो मैच्योर क्रॉप को काटने के काम आती है, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, राइट, सॉरी, ओके। देन कमिंग ऑन टू राबी क्रॉप, तो राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो कौन सी है, बहुत ही सिंपल है, जी से कौन सी स्टार्ट होती है, ग्राम। देन अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विनोइंग, राइट। बहुत ही सिंपल, VINNO, यस। सो वी कॉल इट विनोइंग, राइट। सो आई होप ये वर्ड पजल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो ट्राई टू सॉल्व मोर वर्ड पजल्स। वर्ड पजल्स आर एक्चुअली अ फन, राइट। तो बच्चों ये तो थे हमारे NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस। तो मुझे लगता है कि अब तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।